वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, है ना, या इंटीग्रल कैलकुलस। आप इसको इंटीग्रल कैलकुलस भी बोल सकते हो ना। मैंने बताया था आपको कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। तो हमने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लिया है पूरा। अब हमें इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने अभी डिफरेंशिएशन पढ़ लिया बहुत अच्छे से, तो जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम, उसको जो रेट निकालते थे उसको बहुत छोटा कर लेते थे, बहुत छोटा तोड़ते थे, है ना, जिसमें डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो होता था। अब अगर हम चीजों को जोड़ें, बहुत छोटा करके चीजों को जोड़ें, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक। अब ये बहुत सारी चीजों को तोड़कर जोड़ना, तो ये तो रिवर्स प्रोसेस हुआ किसका बच्चों, डिफरेंशिएशन का, है ना। तो एक्चुअली में इंटीग्रेशन जो है वो मैथमेटिकली रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैथमेटिकली 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 इंटीग्रेशन 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 is the reverse process is the reverse process reverse process of differentiation रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है आपका इंटीग्रेशन। अब देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में बहुत स्मॉल पार्ट में, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल आपने पार्ट किया था, है ना, फिर उनका रेशियो लिया था तो इंस्टेंटेनियस रेट आ गया था। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन प्रोसेस क्या है, उसको थोड़ा सा फील करने के लिए हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन कैसी प्रोसेस होती है। जैसे मान लो आपके पास एक बहुत बड़ी रॉड है, बहुत बड़ी रॉड है ऐसे, है ना। अब इस रॉड का, इसकी रॉड की कुछ लेंथ भी होगी, है ना, लेंथ होगी, कोई भी लेंथ मान लीजिए एल होगी इसकी लेंथ। अब आपको इसकी लेंथ एल पता करना है, तो आप कैसे पता करोगे, आप बोलोगे सर इसको हम मीजर करेंगे, है ना, सेंटीमीटर स्केल से या मीटर स्केल से। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आपकी स्केल है वो बहुत छोटी है, जिससे मीजर करना है, ये आपके पास स्केल है, इतनी छोटी सी स्केल है, रॉड बहुत बड़ी है और स्केल बहुत छोटी है, स्केल आपके पास बहुत छोटी है बच्चों, तो इससे इसको नापना पड़ेगा। तो फिर कैसे नापोगे, अब मान लो कि आपको स्केल बहुत छोटी दे दी जाए और ये रॉड आपको बहुत बड़ी दे दी जाए, और आपको कहीं भेज दिया जाए और आप इनके साथ हो, और आपको बोला जाए कि भाई आप एल लेंथ निकालो, लेंथ ऑफ द रॉड निकाल के बताओ, लेंथ ऑफ द रॉड कितना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, फिर आप क्या करोगे कि इस रॉड को बहुत छोटे 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 स्मॉल टुकड़ों में डिवाइड कर लोगे आप, बहुत सारे इसमें स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे इस रॉड को, है ना, ऐसे मार्किंग कर लोगे, बहुत स्मॉल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लोगे। उसके बाद फिर स्केल से पहले इस पार्ट की लेंथ निकालोगे, इस पार्ट की लेंथ मान लो L1 है, फिर स्केल से नाप के दूसरे पार्ट की लेंथ निकालोगे, वो L2 है, और ऐसे मान लीजिए आपने n पार्ट्स किए होंगे तो Ln, आपने इस स्केल से Ln लेंथ नाप ली, है ना। ऐसे स्मॉल पार्ट्स की n पार्ट्स की लेंथ को आपने इस स्केल से नापा, तो फिर आप बोलोगे टोटल लेंथ जो रॉड की है, वो जो हमने छोटे 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 पार्ट में तोड़ा था उन सब का सम है। टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज द सम ऑफ all the small all the lengths of small part which we have divided। तो आप बोलोगे सर लेंथ ऑफ रॉड जो है वो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 एंड सो ऑन प्लस Ln। इस तरीके से आप लेंथ की रॉड निकाल सकते हो ना बच्चों। तो आप कर क्या रहे हो, मतलब इंटीग्रेशन कैसी प्रोसेस है कि किसी भी चीज को छोटे 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 पार्ट में तोड़ना और फिर उनको मेजरमेंट करके उनको वापस जोड़ना, छोटे छोटे पार्ट्स को फिर वापस जोड़ना, ये जो प्रोसेस है ये क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन। इसलिए हम डिफरेंशिएशन में चीजों को तोड़ते थे और इंटीग्रेशन में हम उसको तोड़कर फिर जोड़ रहे हैं ताकि हमें बड़ी वैल्यू मिल पाए, लार्ज वैल्यू मिल पाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसी प्रोसेस हुई, डिफरेंशिएशन के अपोजिट प्रोसेस हुई, रिवर्स प्रोसेस हुई। जैसे आपको एक एग्जांपल और देता हूं, उससे और आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्यूब दे दिया जाए, एक बहुत बड़ा ब्लॉक दे दिया जाए, बहुत बड़ा ब्लॉक,
इसका मास नहीं पता बच्चों, इस ब्लॉक का हमें मास पता करना है, और मास पता करने के लिए इसको भाई तौलना पड़ेगा, है ना, किसी चीज में आपको मीजर करना पड़ेगा इसका मास। लेकिन जो आपको मीजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट दिया गया, मान लीजिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया और इसी इंस्ट्रूमेंट को आपको यूज करना है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं, है ना। तो मान लीजिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया, आपको एक तराजू दे दी गई, और ये तराजू बहुत छोटी थी इस ब्लॉक से, ये तराजू देखो बहुत छोटी है, बहुत छोटी, किससे, इस बड़े वाले बॉक्स से, ब्लॉक से, है ना। अब इस तराजू से आप इसका टोटल मास कैसे नापोगे? तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमने पहले प्रोसेस की, पहले इस पूरे ब्लॉक को तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे। तो आप इसको बहुत सारे स्मॉल 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 पार्ट में तोड़ दो। एक स्मॉल पार्ट का पहले एक तराजू से नापो, तो उसका मास m1 हो गया, दूसरे पार्ट का m2 हो गया, ऐसी n पार्ट्स होंगे। तो टोटल मास ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चों, जब सारे पार्ट्स के मासेस को आपने नाप लिया तराजू से, एक एक करके, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स का आप मास नाप सकते हो, पूरे ब्लॉक का मास नहीं नाप सकते हो, ठीक। तो जब आपने ऐसा नापा तो आपने m1 प्लस m2 प्लस m3 और सो ऑन, ऐसे आपने सबको जोड़ दिया, तो आपको टोटल मास ऑफ ब्लॉक मिल जाएगा, है ना। तो आपने किया क्या बच्चों, कि फिर से आपने किसी भी सिस्टम का कोई कैलकुलेशन करना था, तो आपने क्या किया, पहले उस सिस्टम को बहुत स्मॉल 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 पार्ट में तोड़ दिया, ताकि हम उसका कैलकुलेशन अच्छे से कर पाए, और फिर उन सारे पार्ट्स का जो कैलकुलेशन किया उनको जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिला, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना किसी चीज को, और फिर उसको जोड़ना, तो वो होगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसा प्रोसेस हुआ बच्चों, रिवर्स प्रोसेस, है ना। डिफरेंशिएशन में हम तोड़ते हैं और इंटीग्रेशन में हम जोड़ते हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। अब हम ये चीज अप्लाई करते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि भाई यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक फंक्शन है, जैसे y इज इक्वल्स टू आपका एक फंक्शन ऑफ x है fx मान लो, और ये जो fx है इसका वैल्यू जो है वो है आपका x की पावर 3, ऐसा मान लेते हैं अपन, ठीक। अब मैंने आपसे बोला कि भाई इसका डिफरेंशिएशन किया अपन ने, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, f डैश x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 3x स्क्वायर, ये आपको पता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, कि आपने जब x क्यूब को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन किया, है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जब आपने x क्यूब का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको आंसर क्या मिला बच्चों, 3x स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन। तो यानी कि अगर मैं 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन रिवर्स चलूं, रिवर्स, अभी मैं x क्यूब से 3x स्क्वायर गया डिफरेंशिएशन के थ्रू, और मैं 3x स्क्वायर से x क्यूब आऊंगा, तो ये रिवर्स प्रोसेस हो गया। तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा ना, रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन। ये जो रिवर्स प्रोसेस है इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इंटीग्रेशन, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं एंटी डिफरेंशिएशन, है ना, एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है ना, तो इंटीग्रेशन को एंटी डिफरेंशिएशन भी बोला जा सकता है। तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ बच्चों, x क्यूब, है ना, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब। अगर x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, सॉरी 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x क्यूब, है ना। तो आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। वैसे ही आप सोचो इसमें आप, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है, वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। देखिए हुआ क्या कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर है। अब मान लो कि यहाँ पे x क्यूब की जगह x क्यूब प्लस 5 होता बच्चों, x क्यूब प्लस 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, सोचो आप, 3x स्क्वायर ही होता, 5 तो 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता। अगर मैं आपसे बोलता कि यहाँ पे x क्यूब माइनस 100 होता, तो क्या डिफरेंशिएशन होता इसका, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता बच्चों, 3x स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलता कि x क्यूब प्लस 500, इसका क्या डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होता बच्चों, 3x स्क्वायर। देखो आप किसी का भी डिफरेंशिएशन निकालो, 3x स्क्वायर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, क्योंकि इन सारे जो फंक्शन है
फर्स्ट सेकंड एंड सो ऑन। आप यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ले लो बच्चों, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैं तो आपको बोलता हूँ कोई भी कांस्टेंट ले लें, एक्स क्यूब प्लस सम कांस्टेंट सी, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, 3x², है ना। यानी कि आप जब 3x² का इंटीग्रेशन करोगे तो आप पक्के तौर से कैसे कहोगे कि एक्स क्यूब का इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब होगा, कि इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5 होगा, कि इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस -100 होगा, कि इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 500 होगा, कि एक्स क्यूब प्लस सी होगा। आप नहीं बता सकते, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाता है। तो जब आप इंटीग्रेशन कर पाते हो ना, तो कांस्टेंट की वैल्यू आप नहीं बता पाते हो। कांस्टेंट आपको नहीं पता कि उसमें कोई कांस्टेंट था भी कि नहीं था, और था तो कितना था। इसलिए जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना इसका 3x² का इंटीग्रेशन, जब आप 3x² के लिए इंटीग्रेशन लिखोगे, इंटीग्रेशन, तो आप हमेशा इसका इंटीग्रेशन x³ प्लस सी लिखोगे। सी x³ प्लस सी क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि हमें एक्चुअली में पता ही नहीं है कि जब आपने डिफरेंशिएशन किया था तो कांस्टेंट क्या था। हाँ, अब इस c की वैल्यू पता करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इनिशियल पैरामीटर्स देने चाहिए पड़ेंगे। वो कैसे इनिशियल पैरामीटर्स देंगे वो हम सवाल के थ्रू समझेंगे। अभी मैं न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे हम, कि ये c की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ना। उसके लिए कुछ इनिशियल, आप तो इतना याद रखो कि अगर हमें कांस्टेंट, इसको बोलते हैं ये जो c है, इसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, याद रखेंगे। इसको बोला जाता है बच्चों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद क्या कांस्टेंट था डिफरेंशिएशन में ये हम पता नहीं लगा पाते। और आप इस बात का याद रखना कि अगर इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए आपको कुछ इनिशियल पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। अब इनिशियल पैरामीटर्स क्या होता है ये हम सवाल के थ्रू समझेंगे। बिना इनिशियल पैरामीटर्स के आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसलिए कभी भी आप इंटीग्रेशन का जब फॉर्मूला देखते हो ना बच्चों, तो उस फॉर्मूले में प्लस सी लिख दिया जाता है। क्यों प्लस सी लिख दिया जाता है, क्योंकि हमें कांस्टेंट का आइडिया नहीं होता है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है ना। कैसे हम ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो सी है वो क्यों आता है इंटीग्रेशन में। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, है ना बच्चों। तो इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब जो मैंने आपको समझाया उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन को हमने डिफरेंशियल फंक्शन से रिप्रेजेंट किया था, वैसे इंटीग्रेशन को भी तो कुछ रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। वो कैसे तरीका है वो अब हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपसे बोला कि आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, और आप मान लो सम कांस्टेंट c है ना। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये c की वैल्यू 0 भी हो सकती है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया बच्चों, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, f डैश x, है ना। c का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, f डैश x मिलेगा। तो आप जब इसको इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है ना। तो आप इसका इंटीग्रेशन करो f डैश x का, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, fx प्लस सी, वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं, ये ऐसा सिंबल यूज करते हैं, है ना, ऐसा, ये सांप जैसा इस तरीके का सिंबल यूज किया जाता है। ठीक, एक्चुअली में ये जो सिंबल है ये समेशन वर्ड्स है, समेशन वर्ड। आपका जो समेशन होता है ना बच्चों, समेशन का जो एस होता है उसको थोड़ा सा खींच के लंबा कर दिया गया है। ठीक, तो जैसे हम अभी मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन का मतलब ही है जोड़ना, सम करना। तो समेशन वर्ड से आपका ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो इस तरीके से आपका सिंबल यूज करते हैं इंटीग्रेशन के लिए ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। जैसे इसके लिए dy बाई dx यूज करते थे, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन के लिए आप क्या करते हो, dy बाई dx ऑपरेटर लगाते हो, और इंटीग्रेशन के लिए आप समेशन का ऑपरेटर लगाओगे। तो इस तरीके का सिंबल का यूज करेंगे। तो फिर इसको लिखेंगे कैसे, जैसे इसको dy बाई dx लिखते थे, तो ये इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है, इसको कैसे लिखा जाएगा बच्चों, कैसे समझा जाएगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है ना, ये प्रोसीजर है। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की क्या प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। कैसे हम प्रोसेस फॉलो करेंगे इंटीग्रेशन का। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया था, अगर आप इसको तोड़ोगे पहले छोटे छोटे पार्ट में, तो डिफरेंशिएशन करेंगे आप dy बाई dx, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन f ऑफ x, है ना। ये मान लो प्लस c था, तो c डिफरेंशिएशन में 0 हो गया। फिर dx को उधर ले जाओ, तो ये बचेगा dy,
और ये बचेगा एफ डेक्स एक्स प्लस प्लस नहीं सॉरी, ये डी जो बाई में dx है वो dx उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे dx हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखो आप ये छोटे छोटे पार्ट हैं, अब इन सबको जोड़ना मतलब समेशन करना, तो आप इंटीग्रेशन कर लो बोथ साइड, तो वी हैव टू इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब आप बाई के बहुत छोटे पार्ट को जोड़ोगे डी बाई डी बाई डी बाई डी बाई डी बाई ऐसे बहुत बार जोड़ोगे तो वापस से क्या मिल जाएगा आपको, बाई मिल जाएगा, है ना। बाई को ही तो छोटा किया था डी वाई, और डी वाई को जोड़ोगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, वाई, और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, है ना बच्चों। तो इस बात को आप याद रखेंगे, और जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से आपको कैसा फंक्शन मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, है ना, सम कांस्टेंट। तो ये y इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, और जब वापस से आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी, है ना बच्चों। तो ये आप याद रखना, इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन करना होता है, ये प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो एफ डेक्स एक्स है, जो फंक्शन है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ये जो फंक्शन है ना, मैं यहाँ पे सारे टर्म्स लिख देता हूँ बच्चों। ये जो फंक्शन है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इसको बोला जाता है इंटीग्रैंड, है ना, इसको बोला जाता है इंटीग्रैंड, याद रखेंगे, इंटीग्रैंड, है ना। और ये जो है dx, ये वो वेरिएबल है, वेरिएबल dx जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू विच इंटीग्रेशन इज कैरीड आउट, जिसके रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है वो वेरिएबल है dx, कैरीड आउट, है ना बच्चों। और ये आपका जो c है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, मैंने अभी आपको बताया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट की वैल्यू 0 होता है, तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि ये क्या चीज है ना, ये इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, वो वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब इनिशियल पैरामीटर्स गिवन हो। अब उसका मतलब क्या है वो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, जब आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या कराया जाएगा बच्चों, न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी और ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए, तो आप इनको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका ये है, जो हमने ये सिंबल यूज किया है, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है ना, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। और इस तरीके से आप इंटीग्रेशन को ऑपरेट करते हो, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस से आपको ये जिस भी चीज का डिफरेंशिएशन रहा होगा वो एफ एक्स आपको मिल जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं ना बच्चों। तो कहने के बात ये है कि ये तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, पहले मैंने उसको तोड़ा, डिफरेंशिएट किया और फिर जोड़ा, लेकिन आपको क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करके नहीं देगा वो, आपको डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स पता होगा तो आप डायरेक्ट यहां से सॉल्व कर लेना। एफ डैश एक्स पता होगा आपको, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स नहीं पता होगा, एफ ऑफ एक्स तो निकालना पड़ेगा हमें क्वेश्चन में। ये तो मैंने आपको प्रोसीजर समझाया है कि पहले कैसे तोड़ा और फिर उसको जोड़ा तो इंटीग्रेशन बन गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा बच्चों, एफ डैश एक्स, है ना। और एफ डैश एक्स जो है, जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको वापस से एफ एक्स मिल जाएगा, है ना। और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स था, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें कांस्टेंट के बारे में पता नहीं होता है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमने पीछे सवाल किया ना, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटीग्रेशन में, वो भी आप लगा सकते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने देखा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने बताया था आपको किसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का, है ना, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3x², तो ये एफ डैश एक्स था, तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका इंटीग्रेंड है, और इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इस तरीके से उसको सिंबल में लिखेंगे, है ना, कि 3x² का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, जैसे आपको पता है x³ + c, क्योंकि x³ + c का ही डिफरेंशिएशन 3x² था,
यहाँ पे जो फंक्शन आता है उसका डिफरेंशिएशन आपका 3x² होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेकिन बच्चों बात तो ये है ना कि ऐसे आप इंटीग्रेशन कितने का करोगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ax ln x dx ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब आप ऐसे थोड़ी ना सोच पाओगे कि ये किस चीज का डिफरेंशिएशन है। ऐसे सोचना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी किसी में तो आप सोच पाते हो, ऐसा थिंकिंग कर पाते हो, आसान होता है। लेकिन जब बड़े बड़े फंक्शन आ जाते हैं, जैसे ऐसा आ जाए आपके पास कि x/x+a की होल पावर 3/2 dx, अब ये कहाँ सोच पाओगे आप कि ये किस चीज का डिफरेंशिएशन है। तो इतना आसान नहीं होगा ना। तो फिर हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों। तो इसलिए इंटीग्रेशन करने के लिए भी हमने बहुत सारे फॉर्मूले सीखे हुए हैं, फॉर्मूले बनाए हुए हैं। वो फॉर्मूले आपको याद रखना है। इनको डायरेक्ट सोच पाना पॉसिबल नहीं है कि ये किस चीज का डिफरेंशिएशन है ना। तो इसको ऐसे नहीं सोचा जा सकता। तो हमें वो फॉर्मूलेस की हेल्प लेनी पड़ेगी। फॉर्मूलेस करेंगे हम। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ मेथड्स पढ़ी थी, चेन रूल पढ़ा था, वैसे ही हम इंटीग्रेशन में भी कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, जिसके कारण हम क्या कर पाएंगे कि ऐसे सवालों को भी सॉल्व कर पाएंगे, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे, है ना। किसी भी चीज का क्या निकाल पाएंगे बच्चों, इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले पूरे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की लिस्ट पढ़नी पड़ेगी, और फिर आपका इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े इंटीग्रेशन के सवाल आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, और जो हम आपको मेथड बताएंगे, अप्रोच बताएंगे किसी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की, वो आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, मेथड पता होनी चाहिए, है ना बच्चों। अब इसमें एक बात और ध्यान दें कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेशन के दो प्रकार होते हैं, इंटीग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप याद रखेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप का इंटीग्रेशन होता है उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और दूसरे टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जो अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया ना, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही है ना। ये जो मैंने आपको बताया ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि हम कांस्टेंट की वैल्यू भी नहीं पता कर पाएंगे अभी, है ना। और बाद में मैं आपको बताऊंगा, पहले हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल कर लेंगे सारे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ना। फिर यहाँ पर आपको लिमिट लगाना पड़ेगा। जब आप लिमिट लगा दोगे ना, इंटीग्रेशन को किसी दो लिमिट्स के बीच में आप सॉल्व करोगे, तो वो डेफिनेट हो जाएगा। और इनडेफिनेट में कोई लिमिट नहीं होती है, आप सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगते हो और उसको सॉल्व करते हो, आप वहां पे कोई लिमिट नहीं लगाते हो, है ना। तो अभी ये क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले सवाल कर लें, फिर आपको बताया जाएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या मतलब है ना। जब मैं आपको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा इंटीग्रेशन का, जैसे हमने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन डिफरेंशिएशन का देखा था ना, वैसे अब हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इंटीग्रेशन का देखेंगे। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, और जो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें लिमिट लगेगी, वो लिमिट का क्या मतलब होता है ना। तो आप याद रखिएगा, जो अभी आपने इंटीग्रेशन को डिफाइन किया है, ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जो मैं फॉर्मूले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बताऊंगा, वही फॉर्मूले डेफिनेट में भी लगेंगे, बस फर्क इतना आएगा कि वहां लिमिट लगेगी। अब लिमिट क्या होती है, ये जब मैं डेफिनेट बताऊंगा तब सबको समझा दूंगा, है ना। अभी तो आप देखो कि फॉर्मुलेज ऑफ इंटीग्रेशन हमें पढ़ने हैं, वो और उनको रटना है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले रटे हुए हैं, वैसे ही हम किसके फॉर्मूले भी रट के रखेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के, है ना। वही फॉर्मूले डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी लग जाएंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से नोट करो। अब हम फॉर्मूले की लिस्ट बना लेते हैं कि इंटीग्रेशन के कौन कौन से फॉर्मूले हमारे काम के हैं, फिजिक्स में काम के हैं, है ना। स्टूडेंट्स, अब हम लोग फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले पढ़े हैं 12-13, वैसे ही हम इंटीग्रेशन में भी फॉर्मूले याद रखेंगे। और इन फॉर्मूले को याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो याद कर लेना अच्छे से, ताकि आपसे इंटीग्रेशन सॉल्व हो, है ना। तो देखिए एक एक करके मैं आपको फॉर्मूला बताता चलता हूँ। तो जब से जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये 90 to 95% जगहों पर फिजिक्स में यही फॉर्मूला यूज हो रहा होगा ना। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसको तो याद ही रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। जैसे हमने डिफरेंशिएशन सीखा था ना बच्चों x की पावर n का, वैसे हम इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला बता रहे हैं, x की पावर n।
तो x की पावर n इंटू डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, जो यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। ऐसी डिफरेंशिएशन में था, है ना बच्चों, याद होगा आपको। तो x की पावर n इंटू डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद रखेंगे, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट तो बोलना नहीं है, c कांस्टेंट नहीं भूलना है, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं साथ ही साथ। जैसे आपसे बोला गया कि भाई एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते चलते हैं, जैसे आपसे बोला जाए कि भाई आपकी x की पावर 3 dx, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा। देखो तो n की जगह क्या है बच्चों, n की जगह यहाँ पर 3 है, n की जगह 3 है, तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है बच्चों, देखो x की पावर n प्लस वन मतलब 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, तो ये हो जाएगा x की पावर 4/4, है ना। देख लो हमने फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 4/4, है ना। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे ये पॉजिटिव पावर थी, अगर मैं आपसे ऐसे इंटीग्रेशन पूछता कि भाई बताओ 1/x² dx क्या है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों, ये x को ऊपर ले जाते, तो अब n की वैल्यू नेगेटिव आ गई, x की पावर -2 dx हो गया ना ये तो। और x की पावर -2 dx का क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, देखो तो यहाँ पे हम कर सकते हैं n+1 है ना, n+1, तो n क्या है -2+1 डिवाइड बाई -2+1, तो देखो यहाँ नीचे -1 बचेगा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और ये x की पावर -1 बचेगा तो नीचे चला जाएगा, तो ये -1/x हो जाएगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन में 1/x² का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखो आप कि -1/x होता है ना बच्चों, -1/x होता है। तो यहाँ पे मैं दूसरा फॉर्मूला इसी को लिख देता हूँ जो इसी से निकाला गया है, कि अगर आपको ऐसा आ जाए कि 1/x² का dx, क्योंकि ये कई जगह फिजिक्स में आएगा इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूं मैं इसको, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं 1/x आता है ना, 1/x² dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट -1/x होता है, और प्लस सम कांस्टेंट c तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। अब जैसे बच्चों आपसे ऐसा पूछा जाए कि बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा 1/√x का इंटू dx, तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, इसकी x की पावर 1/2 है, और ये जब ऊपर जाएगा तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर -1/2 इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से निकाल लो आप। तो यहाँ पर x की पावर n मतलब -1/2 + 1 डिवाइड बाई x की पावर सॉरी नीचे आता है n+1, है ना, तो -1/2 + 1, तो आप ध्यान से देखो, तो नीचे जब डिनोमिनेटर में आप सॉल्व करोगे तो 1 - 1/2 तो 1/2 आएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, और x की पावर भी 1/2 आएगा, तो ये √x हो जाएगा, तो 2√x। तो देखो आप 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2√x, अगर आप डायरेक्टली याद रख लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार हमें ये भी काम में आता है ना। तो यहाँ पे भी मैं उसको फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूँ कि कभी आपसे पूछा जाए कि 1/√x का dx डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए 2√x होता है, प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट तो आएगा इसी, है ना। वैसे ही आप एक और याद कर लो बस, कि अगर आपको √x dx पूछा जाए तो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx, और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3, है ना, और ये x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, है ना। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से फॉर्मूले के रूप में, क्योंकि कई बार यूज में आता है ये। तो √x dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब देखो एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 1/x होता और dx होता, तो इसका क्या इंटीग्रेशन होता भाई 1/x dx, तो आप बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन x की पावर 1 इंटू dx, हाँ सही बात है, x की पावर -1 इंटू dx लिख सकते हैं इसको। तो क्या होगा कि x की पावर n+1, तो -1 + 1 डिवाइड बाई -1 + 1, तो देखो बच्चों डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, ये जीरो, तो डिनोमिनेटर में जीरो मतलब ये इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड,
यानी कि आप x की पावर -1 करोगे तो डिफाइन ही नहीं है डिफरेंशिएशन, जबकि बच्चों सॉरी इंटीग्रेशन डिफाइन ही नहीं है, इन्फिनिटी आ रहा आंसर। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअली 1/x का इंटीग्रेशन अनडिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपको अगर याद हो तो ln x के बारे में सोचो। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था बच्चों? ln x का डिफरेंशिएशन वो होता था 1/x। तो सोचो इसका उल्टा, तो 1/x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था तो इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x का? ln x। तो 1/x का इंटीग्रेशन जो है वो ln x है, वो नॉट डिफाइंड नहीं है। मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए कि x इनवर्स का डिफरेंशिएशन ln x होना चाहिए। तो मतलब ये जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो ये गलत हो गया। तो आप इस बात को याद रखेंगे बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये n की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, n की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, बट इट इज नॉट वैलिड व्हेन n इज इक्वल्स टू -1। मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट -1 नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा इस बात को, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया है। ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है जब -1 के बराबर है। इसलिए यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में मैंने कि n इज नॉट इक्वल्स टू -1। मतलब जब ये फॉर्मूला आप लगा रहे होगे तो n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 होगी तो ये फॉर्मूला वैलिड आंसर नहीं देता है, ये फॉर्मूला गलत आंसर देगा आपका। आई होप आप बात समझ रहे होगे। इसलिए इंटीग्रेशन में 1/x या x इनवर्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ln x होता है ना। तो ये फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं, याद रखेंगे इसको कि 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चों ln x, और सम कांस्टेंट c तो आएगा ही, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, है ना। और ये बात याद रखना, ऊपर फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो n की हर वैल्यू के साथ वैलिड है, बट -1 के साथ वैलिड नहीं है। -1 के साथ फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसलिए इसमें फॉर्मूले मैंने लिख दिया है कि n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, फॉर्मूले पे। तो जैसे आपको इंटीग्रेशन ऑफ ex dx बोला गया हो, तो आपको पता है ex किसका डिफरेंशिएशन है बच्चों? ex का। तो ex का इंटीग्रेशन भी क्या होगा बच्चों? e की पावर x, और साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। उसके बाद फिर आपसे 7th बोला जा रहा है बच्चों कितना, कि आप इसका इंटीग्रेशन बताएं a की पावर x dx का। तो a की पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चों a की पावर x अपॉन ln a और प्लस c। और आपको चाहते हैं कि आप प्रूफ करें कि ये इसी का इंटीग्रेशन है। किसी भी फॉर्मूले को अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो आप क्या करो कि जो आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा है, जैसे यहाँ पे ax अपॉन ln a, इसको डिफरेंशिएट करके देख लो। डिफरेंशिएट करने के बाद ये इंटीग्रेंड आना चाहिए, मतलब ax आना चाहिए। अगर ax आ रहा है तो ये फॉर्मूला सही है, नहीं आ रहा है तो सही नहीं है। तो आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो, जो आपका आंसर उसको डिफरेंशिएट करके देख लो। डिफरेंशिएट करने के बाद वो इंटीग्रेंड के बराबर आना चाहिए, तभी आपका इंटीग्रेशन सही है, नहीं तो सही नहीं है, जो हमने अभी प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन में देखा। ठीक। उसके बाद ध्यान से देखो तो और भी फॉर्मूले हैं। आपको इस टाइप का फॉर्मूला बोला जाए कि भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx, तो ln x dx का फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखेंगे, x ln x -1, x ln x -1। और अगर आप चाहते हो कि ये सही है कि नहीं, फॉर्मूला चेक करना चाहते हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, ये ln x के बराबर आना चाहिए ना। ये सब आप कर सकते हो, तो मैंने ये आप पे छोड़ दिया है। ठीक। और अब हम आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूलेज लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे 8 फॉर्मूलेज तो हो गए। ठीक है, अब देखिए 9th वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है। आप इस फॉर्मूले को भी याद रखें बच्चों, ये कई बार यूज होता है। 9th वाला इंटीग्रेशन 1/1 + x², है ना, dx। ये कई बार यूज में आ जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। इसका आंसर होता है tan इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स x प्लस c, है ना बच्चों। उसके बाद फिर आपका और जो अगर फॉर्मूले हैं वो क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखे थे। तो जल्दी जल्दी उनको कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे sin x dx अगर आप करोगे तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा -cos x प्लस c। माइनस कॉस एक्स होता है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, जबकि डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था। माइनस साइन इसलिए आता है बच्चों क्योंकि कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है
वो cos x का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पे प्लस साइन एक्स है, तो एक माइनस हमें बाहर लेना पड़ेगा, इसलिए माइनस cos x इंटीग्रेशन हो जाता है ना। तो आई होप आपको बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे 11th वाला cos x का डिफरेंशिएशन, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है सोच लो, sin x का, तो इसका आंसर हो जाएगा sin x। फिर वैसे ही आप देखें तो 12th वाला इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो tan x dx का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस ln cos x, माइनस ln cos x, है ना, और प्लस c। फिर आपका 13th वाला फॉर्मूला हो गया आपका क्या बच्चों, sec x, तो sec x dx, तो sec x का जो आपका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होता है sec x dx, वो होता है माइनस ln, मतलब माइनस नहीं होता है प्लस होता है, माइनस sec x प्लस tan x और प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। फिर वैसे 14th वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, cosec x dx, तो cosec x dx का होता है माइनस ln cosec x प्लस cot x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना। तो वैसे 15th वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है cot x dx, तो cot x dx का होता है ln sin x प्लस c। ठीक बच्चों, तो ये आपके फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने चाहिए और जो बहुत काम के हैं, है ना। बाकी तो आपको पता ही होंगे, जिनके आपको डिफरेंशिएशन पता है उनके आपको इंटीग्रेशन भी पता होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई। तो देखिए बच्चों, ये फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपको सॉल्व करने हैं सवाल। और इसमें एक और ऐड कर लो, sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता था बच्चों, tan x का, तो tan x प्लस c हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है ना। तो ये अच्छे से याद रखना आप लोग। तो इन फॉर्मूलेज को बच्चों आप लोग लिख लेना और इनको याद कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया ना। अब कई बार बच्चों को ये फॉर्मूलेज याद नहीं रहते, तो अगर आपको सारे फॉर्मूलेज भी याद ना हो इंटीग्रेशन के, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। EX का याद रखने की जरूरत है नहीं, वो तो आपको याद ही रहेगा, EX का EX ही होता है। AX का याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है ना, डिवाइड बाई ln a होता है, ये याद रख लेना आप लोग। ln x का याद रखेंगे, है ना, और आपका 1/x का ln x होता है, ये याद रखना। बाकी ये वाला एक sec स्क्वायर x dx का फॉर्मूला याद रखना, है ना। और बाकी आपको sin x और cos x का तो याद ही रहेगा, है ना। और बाकी अगर याद नहीं होता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी फॉर्मूले फिजिक्स में बहुत रेयरली यूज होंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यूज होंगे, लेकिन 1-8% जगह पे यूज होंगे, 1-2% जगह पर। मैथ्स में काम आते हैं ये ज्यादातर, है ना। जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो ये फॉर्मूले बड़े काम के होंगे, लेकिन फिजिक्स में हमारे पास जो मैंने टिक कर दिए फॉर्मूलेज, वो अगर आपको वो फॉर्मूले भी याद है तो आपका काम बन जाएगा फिजिक्स में ना। 99% जगहों पर आपको दिक्कत नहीं होगी। और बाकी कुछ इंटीग्रेशन जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ही कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो जितने टिक लगे हैं कम से कम उतने फॉर्मूलेज तो आपको याद ही होने चाहिए, है ना। बाकी याद रहे तो बहुत अच्छा है, और ना रहे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इनको नोट कर लो, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे।